नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज की कहानी दर्शाती है, अगर किसी भी परिस्थिति में घर और काम के बीच सामंजस्य स्थापित ना हो पाए तो सेक्रीफाइस हमेशा एक स्त्री को ही करना पड़ता है। चाहे उस पर कोई जबरदस्ती ना की जाए और ना ही कोई विरोध, लेकिन यह सामंजस्य स्थापित करने का सारी जिम्मेदारी केवल और केवल एक स्त्री पर होती है। यह कहानी उन सब स्त्रियों की है जो सहज अपनी मर्जी और अपने फैसले से अपनी इच्छा, अपनी रुचि, कैरियर, योग्यता और प्रतिभा की खुशी खुशी बलि दे देती हैं परिवार के लिए। चाहे कारण कोई भी हो, बच्चों की पढ़ाई, सास ससुर की देखभाल या फिर पति की नई नौकरी। एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्त्री, उसकी कुछ करने की इच्छा, विदुषी अध्यापिका के रूप में उसकी पहचान, सभी कुछ पति की नई नौकरी के हिसाब से बदल जाता है। वह न केवल अपनी पसंदीदा नौकरी छोड़ देती है, बल्कि अपने रुचि रुझान से लेकर अपनी जीवनचर्या तक को बदल देती है, मानो पति की नहीं, उसकी अपनी नौकरी बदल गई हो। इससे पहले कि आप कहानी में खोकर गहरी नींद के आगोश में चले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने से पहले हम सारे दिन की थकान को भूलकर आराम करेंगे। कल के करने वाले सभी जरूरी काम अपनी डायरी में लिख लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। पीठ के बल सीधे लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के दाएं बाएं रख लें। पैरों में सुविधाजनक फासला बनाएं। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। एक गहरी सांस लें। सांस को धीरे धीरे छोड़ें। छोड़ने के साथ महसूस करें कि आपकी सारी चिंता, सारी परेशानियां उस सांस के साथ बाहर निकल रही है। एक और गहरी सांस लें, जिस सांस के साथ आप आसपास की सारी पॉजिटिविटी को अपने अंदर ले जा रहे हैं, और सांस छोड़ते समय खुद को रिलैक्स और ज़्यादा रिलैक्स कर दें। शरीर को ढीला छोड़ दें और रिलैक्स होकर आज की कहानी सुनते सुनते गहरी नींद में खो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है नई नौकरी, जिसे लिखा है मनु भंडारी जी ने। टाई की नॉट ठीक करते समय कुंदन आदेश देता जा रहा था। सोफे का कपड़ा कम पड़ गया है, तुम खुद जाकर दे देना। इनके जिम्मे कर दिया तो समझो सब चौपट। और हाँ, दरवाजे खिड़कियों का वार्निश आज पूरा हो जाना चाहिए। ध्यान रखना, प्लम्बर आएगा तो जहां जहां के नल और पाइप खराब हो सब ठीक करवा लेना। रमा पीछे खड़ी आईने के सामने पड़ते कुंदन के प्रतिबिंब को देख रही थी। उसे लग रहा था नई नौकरी के साथ कुंदन की सारी पर्सनैलिटी ही नहीं, बात करने का लहजा तक बदल गया है। कितना आत्मविश्वास आ गया है उसके व्यक्तित्व में। रौब वो तो जैसे टपक पड़ता है। होठों के कोनों में चुरुट दबाए। जाने से पहले इसने सारे घर का एक चक्कर लगाया। यह भी रोज का एक क्रम हो गया था। पीछे के बरामदे में दर्जी सोफे के कवर की सिलाई कर रहा था। कुछ दूर खड़ा मिस्त्री छोटे छोटे टिन्स में वार्निश तैयार करता लड़के को कुछ आदेश दे रहा था। कुंदन को देखकर उसने सलाम ठोका। मियाँ, आज तुम्हारा काम पूरा हो ही जाना चाहिए। सबसे स्लो तुम्हारा काम ही चल रहा है। काम भी तो देखिए सरकार, चाहे 1-2 दिन समय ज्यादा लग जाए, पर आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। साहब, काम की क्वालिटी पर पूरा ध्यान होता है हमारा। अच्छा। कुंदन लौट आया। ड्राइंग रूम के पार्टीशन पर नजर पड़ते ही कहा, इंटीरियर डेकोरेटर्स वालों के यहाँ फोन जरूर कर देना, यह पार्टीशन बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या डिजाइन बताया था
और क्या बनवा दिया इसने। कुंदन गाड़ी में बैठा। रमा पोर्टिको की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ी थी। उसे लगा जाने से पहले कुंदन एक बार फिर सारे आदेशों को दोहराएगा, पर नहीं। गाड़ी स्टार्ट करके खिड़की से जरा सा हाथ निकालकर हल्के से हिलाते हुए कहा, अच्छा बाय। तब इसे ख्याल आया कि यह आदत तो रमा की थी कि गाड़ी में बैठकर चलने से पहले वह नौकर के सामने बताए हुए सारे काम फिर से दोहरा दिया करती थी। तब कुंदन हंसता हुआ कहता था, बस भी करो, अब कितनी बार दोहराओगी? तुम इतनी बार कहती हो, इसी से वह गड़बड़ा जाता है। गाड़ी लाल बजरी की सड़क पर तैरती हुई फाटक से बाहर निकली और दूर होती अदृश्य हो गई। रमा को लगा जैसे कुंदन उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गया है, बहुत आगे, जैसे वह अकेली रह गई है। 1 महीने पहले वह भी कुंदन के साथ ही निकला करती थी। कुंदन उसे कॉलेज छोड़ता हुआ ऑफिस जाया करता था, पर अकेलेपन की यह अनुभूति तभी तक रहती जब तक वह पोर्टिको में खड़ी रहती। जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खोलकर भीतर घुसती, लद-कद फर्नीचर, शीशे के दरवाजे, खिड़कियों पर झूलते लंबे लंबे पर्दे, बिस्तरियों की खटपट, नए नए डिस्टेम्पर और वार्निश की हल्की सी गंध के बीच में ना जाने कहाँ डूब जाती। काम की एक लंबी लिस्ट उसके पास होती जिन्हें उसे पूरा करना होता। काम करते मिस्त्रियों को देखना होता, मार्केट के 1-2 चक्कर लगाने होते, और यह सब करते करते पता नहीं कब शाम हो जाती। ट्रिंग 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 ट्रिंग। फोन उठाकर उसने बोला, कौन? मिसेस बर्मन? कहिए कहिए, क्या खबर है? दूसरी तरफ मिसेस बर्मन शिकायत कर रही थी, कॉलेज छोड़े 1 महीना होने आया है, एक बार भी सूरत तक नहीं दिखाई मैडम आपने। अरे नहीं नहीं, रमा ने बात बीच में ही काट दी। उसने थोड़ा सा झुककर अपनी कोहनी मेज पर टिका ली। उल्टे हाथ में पेंसिल लेकर वह फोन का संदेशा लिखने के लिए जो पैड पड़ा था उस पर यूं ही आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगी। आज लंच के समय आ जाओ ना, साथ बैठकर खाना खाएंगे और खूब गप्पे मारेंगे। तुम्हारे चले जाने से हमारा तो डिपार्टमेंट भी सूना हो गया है। लंच के समय तो तुम्हें बहुत ही मिस करते हैं, और एक तुम हो कि जाने के बाद एक बार भी खबर तक नहीं ली हम लोगों की। क्या बताऊं, इस नए घर को ठीक कराने के चक्कर में इतनी व्यस्त रही कि उधर आ ही नहीं सकी। अच्छा यह बताइए, सुधा, मालती, जयंती सब कैसी हैं? कहा ना आ जाओ, सबसे मिल भी लेना, हालचाल भी पूछ लेना और साथ खाना भी खा लेना। आज और एक क्षण को मन के भीतरी स्तर पर आज के सारे कामों की लिस्ट तैर सी गई। आज तो संभव नहीं होगा मिसेस बर्मन, क्षमा याचना के स्वर में वह बोली। बस 1 सप्ताह और ठहर जाइए, फिर अपने इस नए घर की पार्टी दूंगी। देखिए अपनी रमा का कमाल, देखेंगी तब समझेंगी कि 1 महीने तक क्या करती रही। फिर 2-4 इधर उधर की बातें और हल्की फुल्की सी मजाक हुई और रमा ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद नए सिरे से इस बात का बोध हुआ कि कॉलेज छोड़े उसे 28 दिन हो गए हैं। जाना तो दूर, उसे कभी ख्याल भी नहीं आया वहां का। आश्चर्य के साथ साथ उसे थोड़ी सी ग्लानि भी हुई। वह क्यों नहीं गई, कैसे रह सकी उनके बिना। आज मिसेस बर्मन का फोन नहीं आता तो पता नहीं और कितने दिनों तक उसे उधर का ख्याल ही नहीं आता। क्या अब वह सचमुच एक बड़े ऑफिसर की बीवी बन गई है? उसे मजाक में कसा हुआ जयंती का रिमार्क याद आया। एकाएक मन हुआ कि अभी चल पड़े, एक बार सबसे मिल ही आए। मना करने के बाद पहुंचकर वह सबको प्लेजेंट सरप्राइज देगी। उसने रसोई में जाकर 10-12 आलू के पराठे और चाट तैयार करने को कहा। ये दोनों चीज़ें वहाँ सबको बहुत पसंद थी। सारे डिपार्टमेंट में
केवल वह और मिसेस बर्मन, ये दोनों ही विवाहिता थी। बाकी सब कॉलेज हॉस्टल में रहती थी और अच्छी अच्छी खाने की चीजें उनकी फरमाइश की लिस्ट में हमेशा ही रहती थी। उसे अपनी फेयरवेल पार्टी की याद आ गई। 10.5 साल की सर्विस थी। प्रिंसिपल ने अनेकानेक शुभकामनाओं के साथ फूलों के बड़े से गुलदस्ते के बीच पार्कर पेन का एक सेट रख कर दिया था। मिसेस चोपड़ा, आप इसी पेन से अपनी थीसिस पूरी करिए। जब भी वापस काम करने का मन हो, बिना किसी संकोच के चले आइए। यहाँ आपका हमेशा ही स्वागत है। उसके डिपार्टमेंट की सभी लेक्चरर्स उसे गाड़ी तक छोड़ने आई थी। भाई रमा जी, कॉलेज भले ही छोड़ दीजिए, पर लंच के समय खाना लेकर जरूर आ जाया करिए। तो उसकी नम आंखों में भी हंसी चमक उठी थी। तब उसे कुंदन की बात याद हो आई थी। तुम वहां पढ़ाने जाती हो या खाने? फोन पर भी जब तुम लोगों की कभी भी बात होती है तो खाना ही डिस्कस होता है। उसने केवल उन लोगों से ही नहीं कहा था, बल्कि मन में भी सोचा था कि लंच के समय वह कॉलेज चली ही जाया करेगी। आखिर उसे भी तो अपने आप को कॉलेज से एकदम काट लेने में काफी कष्ट होगा। इस तरह धीरे धीरे तो फिर भी आदत पड़ जाएगी। तो क्या कुंदन ने ठीक ही कहा था? कॉलेज छोड़ने का निर्णय लेकर वह चुपचाप अकेले में रो रही थी और कुंदन उसे समझा रहा था। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें कतई अकेलापन नहीं लगेगा, तुम्हें जरा भी कमी महसूस नहीं होगी। ब्रदर, यू विल फील रिलीव्ड। अभी कितना स्ट्रेन है तुम पर आजकल। कुंदन को एकाएक विदेशी कंपनी में इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी, इसकी आशा औरों को तो चाहे रही भी हो, लेकिन कुंदन को बिल्कुल भी नहीं थी। डॉक्टर फिशर से पिछले 8 साल से उसके संबंध थे, विशुद्ध व्यावसायिक संबंध। उनकी प्रशंसा और सद्व्यवहार को भी वह व्यावसायिक औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं मानता था। पर उन्होंने उसे विदेशी कंपनी में बड़े ऑफिसर की पोस्ट दिलवा दी थी। 10-12 दिन तक तो केवल जश्न ही मनाया था रमा और कुंदन ने। पैसे की इतनी लालसा नहीं थी, लेकिन मारवाड़ी कंसर्न का काम उनके टेम्परामेंट के बिल्कुल अनुकूल नहीं था। रमा इस नए माहौल से नितांत अपरिचित नहीं थी। क्लब, डांस, डिनर, कॉकटेल, यह सब वह बचपन से ही देखती आई थी। पर बस देखती ही आई थी, उसमें अपने को कभी घुला नहीं पाई थी। डॉक्टर फिशर ने कुंदन को नौकरी ही नहीं दी थी। धीरे धीरे वे उसकी सारी जिंदगी का पैटर्न भी तय कर रहे थे। उसे 2-3 क्लबों का मेंबर बनना पड़ा। आए दिन दूसरी कंपनियों के बड़े बड़े ऑफिसर्स को एंटरटेन करना पड़ता था। विदेशियों को हिंदुस्तानी खाना खिलाने के बहाने उसे घर में भी बड़ी बड़ी पार्टीज करनी पड़ती और 3 महीने पहले उसे कंपनी की ओर से यह फ्लैट मिल गया। उसने सोचा वह अपने इस नए घर को निहायत ही ओरिएंटल ढंग से सजाएगा। विदेशियों के लिए तो यही नवीनता होगी। पर घर के लिए नया फर्नीचर बनवाने, चुन चुन कर चीजें खरीदने के लिए दोनों में से किसी के पास भी समय नहीं था। कुंदन चाहता था यह काम रमा को करना चाहिए। उसकी रुचि भी बहुत अच्छी थी और देखा जाए तो यह काम रमा का ही था। फिर उसकी सुरुचि और सुगढ़ता के तो हल्ले भी थे मित्रों के बीच में। पर रमा के पास तो समय ही नहीं रहता। सुबह उठकर वह बंटी को तैयार करके स्कूल भेजती, फिर खुद तैयार होती। तैयार होते होते भी वह नौकर को आदेश देती जाती, सारे दिन का काम समझाती। नाश्ता करते करते वह अपना लेक्चर तैयार करती। तैयार तो क्या करती, बस सूंघ भर लेती थी। फिर 9 बजे कुंदन के साथ ही निकल जाती। 3-4 बजे के करीब वह लौटती, थोड़ा आराम करती और फिर शाम की तैयारी। बाहर नहीं जाना होता था तो घर में किसी को आना होता था। रात 11 साढ़े 11 पर वह सोती तो थक कर चूर हो जाती। कुंदन को उस समय हल्की सी कुमारी चढ़ी रहती। कहता, डोंट बी सिली, पार्टीज में कैसे थक जाती हो,
गाड़ी में बैठकर जाती हो, खाना पीना हंसी मजाक इतने में कहीं थका जाता है भला? गाड़ी में बिठाकर ले आता हूँ। रमा तब केवल सूनी सूनी आंखों से उसे देखती रहती। मन की भीतरी परतों पर हिस्ट्री के वे टॉपिक्स तैरते रहते जो उसे कल पढ़ाने होते और जिन्हें वह जबरन ही दिमाग से बाहर ठेलने का प्रयास करती। कुंदन उसे बताता रहता कि डॉक्टर फिशर उससे कितने खुश हैं, कितना इम्प्रेस कर रखा है उसने। एकाएक ही उसे अपना भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देने लगा है। पता नहीं थकान के कारण या किसी और वजह से वह उतना उत्साह नहीं दिखा पाती तो कुंदन बिगड़ पड़ता। क्या बात है, देखता हूँ तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है मेरे राइज में। क्या बेकार की बातें करते हो, मुझे दिलचस्पी नहीं होगी तो किसे होगी? चलो अब मुझे नींद आ रही है। कभी कुंदन फोन पर कह देता कि ठीक 7 बजे तैयार होकर रहना और आकर देखता कि वह तैयार हो रही है तो बिगड़ पड़ता। रमा तुम्हें टाइमिंग की सेंस कब आएगी? कभी घर पर पार्टी होती और कोई कसर रह जाती तो रात में बड़े संभल कर कहता, मैं यह नहीं कहता कि तुम खाना बनाओ, 3 नौकर तुम्हारे पास हैं, पर जरा सा देख लिया करो। ऐसे मौकों पर रमा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप बैठी रहती। उस दिन कॉलेज में रमा को एक पेपर पढ़ना था। उसने खुद ही ऑफर किया था। सोचा था इसी बहाने एक टॉपिक भी तैयार हो जाएगा, पर बिल्कुल भी तैयार नहीं कर पाई। रात में लेटी तो रोना आ गया। मुझसे यह सब नहीं निपटा। पार्टी से लौटकर बिना कपड़े बदले ही कटे पेड़ की तरह पलंग पर गिरकर उसने कहा, क्या नहीं निपटा? कुंदन ने पूछा। यह रवैया मेरे बस का नहीं है। कितना गिल्ट फील करती हूँ, बिना तैयारी किए पढ़ाना। लगता है लड़कियों को चीट कर रही हूँ। 2 घंटे का समय भी मुझे अपने लिए नहीं मिलता। कुंदन सोच रहा था कि रात में रमा के साथ वह एक एक कमरे को अरेंज करने की योजना बनाएगा। कलर स्कीम के लिए उसने जेंसन निकलसन वालों से बात भी की थी। रमा की बात सुनी तो चुप ही रह गया। बंटी का रिपोर्ट कार्ड देखा है, हमेशा फर्स्ट आया करता था, इस बार 7th आया है। बगल में लेटकर रमा के सिर पर हाथ फेरते हुए बहुत प्यार भरे लहजे में कुंदन ने कहा, तुम उसे पढ़ाया करो। कब पढ़ाया करो? तुम ही बताओ। शाम को 5 से 7 बजे का जो समय मिलता है उसमें वह खेलने जाता है। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कुंदन ने बहुत ही मुलायम स्वर में पूछा। कल मुझे एक पेपर पढ़ना है। 15 दिन पहले टॉपिक मिला था, एक लाइन भी अभी तक नहीं लिख पाई हूँ। अब कोई झूठा बहाना ही बनाना पड़ेगा। 10 साल पूरे हुए, 6 से 8 महीने में अपनी थीसिस सबमिट कर देती तो मेरा सिलेक्शन ग्रेड में आना निश्चित ही था। पर अब तो ऐसी हालत हो रही है कि एक पेपर तक तैयार नहीं कर पा रही हूँ। और रमा रो पड़ी। दूसरी तरफ दूर कहीं कुंदन के कानों में डॉक्टर फिशर के शब्द गूंज रहे थे। जनवरी में जर्मनी से डायरेक्टर्स आने वाले हैं। हमें यहाँ का सारा काम दिखाना होगा। एक नया प्लांट स्टार्ट करने की भी योजना है। उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल लोगों की भी ज़रूरत होगी। सम स्मार्ट एंड यंग मैन। बिजनेस में सोशल कॉन्टैक्ट्स पे करते हैं। यू विल हैव टू बी वेरी सोशल। कुंदन को इन बातों में हमेशा अपने लिए कुछ आश्वासन मिलते थे। इधर रमा ने कहा, ऐसे करो, जब तुम पार्टीज में जाते हो तो मुझे छोड़ जाया करो। कोई ज़रूरी है कि मैं हर दिन तुम्हारे साथ जाया ही करूं? कुंदन यूं ही कुछ देर तक उसके बालों में हाथ फेरता रहा, फिर बोला, तुम्हें छोड़कर आज तक मैं कहीं गया हूं या जा सकता हूं? ऑफिस के अलावा हमेशा हम साथ जाते हैं। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुंदन ने बात बनाते हुए कहा। रमा खुद इस बात को जानती है। उनका विवाहित जीवन दोस्तों के बीच ईर्ष्या और प्रशंसा का विषय रहा है। अब वो समझ नहीं पाई कि क्या कहे। जब तक वह सो नहीं गई, कुंदन प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। मेम साहब, परांठे अभी बनेंगे? हाँ,
चौंकते हुए रमा ने पूछा। फिर बोली, नहीं नहीं, 12:30 बजे बनाना है। 1 बजे हम कॉलेज जाएंगे आज। इतनी देर में एक चक्कर बाजार का लगाया हूँ और सोफे का कपड़ा ला कर दे दूँ। उसने एक बार भीतर जाकर मिस्त्रियों को याद दिला दिया कि आज पॉलिश हर हाल में ख़त्म कर देनी है। फिर उसने अपनी डायरी देखी, बाजार से और क्या क्या सामान लाने हैं। कपड़े बदलने आई तो देखा नौकर ने अंदर रैक से सारी किताबें निकाल कर रखी थी और पोंछ पोंछ कर जमा रहा था। इनमें से उसने अभी तक एक भी किताब नहीं पढ़ी है। कुछ पर तो अभी तक अपना नाम तक नहीं लिखा। कुंदन ने भी जोश में आकर एक दिन में इतनी सारी ढेर सी किताबें खरीदकर उसके सामने रख दी थी। बात शुरू दूसरे स्तर पर हुई थी। कुंदन ऑफिस से लौटा ही था कि बिना किसी प्रसंग के रमा ने कहा, मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। इस तरह काम करने से तो नहीं करना ज्यादा अच्छा है। स्वर में न कहीं तलखी थी न शिकायत, बड़े ही सहज स्वर में उसने कहा था। कुंदन देखता रहा। यह वही वाक्य था जिसे कुंदन ने अनेक बार अनेक तरह से मन ही मन दोहराया था, पर कहने का मौका या साहस नहीं कर पाया था। अब तो उसे यह और भी ज़रूरी लग रहा था, क्योंकि जनवरी तक उसे अपना सारा घर डेकोरेट करना था, ओरिएंटल स्टाइल में। लेकिन फिर भी ऊपरी तौर पर उसने पूछा, क्या बात हो गई? कुछ नहीं। कुंदन को इस समय और बात खींचना अच्छा नहीं लगा। चाय का प्याला हाथ में लिए ही लॉन में निकल गया। कैक्टस की जितनी वैरायटी ला सकता था लाकर फाटक के दोनों ओर बड़ी खूबसूरत रॉकरीज बनाई थी। पर लॉन से अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह चाहता था लॉन पर्शियन कारपेट में बदल जाए। रात में फिर वही प्रसंग चला। कुंदन उससे बचना भी चाहता था और साथ साथ जानना भी चाहता था कि रमा ने सचमुच ही यह निर्णय ले लिया है या फिर केवल कुंदन पर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। पर रमा ने केवल इतना ही कहा, अब निपटा नहीं है, कल इस्तीफा दे दूंगी। स्वर के भीगेपन ने कुंदन को भी कहीं से छुआ जरूर, पर फिर भी सारी बात को एक हल्के मजाक में बदलने के लहजे से उसने कहा, छोड़ो भी यार, क्या रखा है एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाने में। चोल वंश, राजाओं के बारे में लोग ना भी जानेंगे तो कौन सी जिंदगी खराब हो जाएगी किसी की। रमा चुप। इससे तो तुम ऐसा करो, खूब किताबें पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, कुछ छुटपुट क्लासेस अटेंड कर लो, बंटी को पढ़ाओ, दुनिया भर के बच्चों को पढ़ाओ और इधर अपना बच्चा नेग्लेक्ट हो। रमा अभी भी चुप थी। कुंदन उस चुप्पी पर खींच आया। फिर भी उसने अपने स्वर को भरसक संयत बनाकर कहा, तुम्हें शायद लग रहा है कि मेरी वजह से, इस नई नौकरी की वजह से तुम्हें अपना काम छोड़ना पड़ रहा है। पर यह तो सोचो, मुझे ही क्या अकेले इस नौकरी में दिलचस्पी है? यह सब मैं तुम्हारे और बंटी के लिए ही तो कर रहा हूँ। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं यह सोच रही थी कि आखिर मेरे मन के संतोष के लिए क्या होगा। मेरा संतोष क्या तुम्हारा संतोष नहीं है? मेरी तरक्की क्या तुम्हारी तरक्की नहीं है? अब कुंदन बोल पड़ा। है क्यों नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। 10 साल से काम कर रही हूँ, छोड़ दूंगी तो कैसे मन लगेगा मेरा? मैं तो सोचता हूँ तुम्हें यह सब सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। और शाम को उसने 3 बंडल किताबें लाकर रमा के सामने रख दी थी। और सचमुच उसके बाद उसे यह सब सोचने का समय ही कब मिला? आज भी अगर मिसेस बर्मन के फोन नहीं आता और उसे कॉलेज की याद ना दिलाई जाती तो आज भी उसके पास यह सब सोचने का समय नहीं था। सारा दिन गाड़ी में घूम घूम कर उसने घर का सामान खरीदा। पर्दों के लिए उसने लूम वालों से यह तय कर लिया था कि 40 गज कपड़ा बनाकर वह उस डिज़ाइन को नष्ट कर देंगे, जिससे वैसे पर्दे और कहीं देखने को ना मिले। डिज़ाइन भी उसने खुद पसंद करके बनवाया था। राजस्थान की किसी रियासत का बहुत सा सामान नीलाम हुआ था। कितने दिनों तक वह वहाँ जा जा कर बैठी थी। पुरानी पेंटिंग, झाड़, फानूस और भी सजावट की कितनी छोटी मोटी चीज़ें उसने खरीदी थी।
आज दरवाज़ों का पॉलिश समाप्त हो जाएगा तो सामान भी तो ज़माना है। डायरेक्टर्स मुंबई आ गए हैं, अगले सप्ताह तक यहाँ आ जाएंगे। तब तक वह सब जमा लेगी। इंटीरियर डेकोरेटर्स वालों के यहाँ से भी एक आदमी बराबर आता था। तभी उसे ख्याल आया कि उसे इंटीरियर डेकोरेटर्स को फ़ोन भी करना है। फ़ोन मिलाया, लाइन एंगेज्ड थी। वह बाहर जाने के लिए निकल ही रही थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। रमा ने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ कुंदन था। ओह, मैं सोच रहा था तुम कहीं मार्केट के लिए निकल तो नहीं गई? बस निकल ही रही थी, तैयार ही थी। सुनो, लंच पर आज मेरे साथ 2 लोग और होंगे, यहीं के हैं। बहुत फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रा सा देख लेना। वैसे क्या तुमने डेकोरेटर्स को फ़ोन किया? किया था, पर लाइन नहीं मिली। वापस आकर फिर से करूँगी। और यह कहकर कुंदन ने और रमा ने फ़ोन रख दिया। रसोई में जाकर रमा ने कहा नौकर से कि थोड़ी सब्जियां उबाल लो और इन उबले आलूओं में मिला दो। अब पराठे नहीं बनेंगे, वेजिटेबल कटलेट बना देना। फिर उसने फ्रिज खोलकर देखा, सब कुछ था। जब वह कॉलेज जाती थी तो कुंदन का लंच ऑफिस जाता था, पर आजकल वह लंच के लिए घर ही आता है। 1 तारीख लंच के लिए कुंदन आया। जब भी वह घर आता, एक बार सारे घर का चक्कर लगाता, इस नई साज सज्जा को हर एंगल से देखता और उसके चेहरे पर एक संतोषमय गर्वयुक्त उल्लास चमकने लगता। कभी कभी इसी उल्लास में रमा को बाहों में भरकर कहता, यू आर रियली वंडरफुल। पूरे घर का चक्कर लगाकर बोला, आई थिंक एवरीथिंग इज इन ट्यून। क्यों? कल्फ लगा नैपकिन फड़फड़ाता हुआ उसकी गोद में फैल गया। अब कोई आए मुझे चिंता नहीं है। 5 तारीख को डायरेक्टर आ रहे हैं। मैं इस बार एक बड़ी पार्टी घर पर ही करूंगा। रमा खाती भी जा रही थी और उसका ध्यान कुंदन और मेहमान की प्लेट पर भी था। जो चीज खत्म हो जाती फटाफट रख देती। बस यार, वो रॉ पटकना है डायरेक्टर की नजरों में जम जाऊं। एक बार वो लोग इम्प्रेस हो जाएं तो रास्ता साफ है। डॉक्टर फिशर तो जब भी कोई मौका आएगा मेरे फेवर में ही राय देंगे। रमा कुंदन के बच्चों जैसे पुलकमय आवेश पर मंद मंद मुस्कुराती। मेम साहब, आपका फोन है। किसका है? बोलो बाद में करें। मेम साहब इस समय लंच कर रही हैं। कुंदन इस समय रमा को वह सारी बातें सुनाना चाहता था जो आज उसके और डॉक्टर फिशर के बीच हुई थी। कितने स्पष्ट थे सारे संकेत। फिर भी वह अपने अनुमानों का रमा से समर्थन करा लेना चाहता था। नौकर ने लौटते हुए कहा, कॉलेज से मिसेस बर्बन का फोन है। अरे ठहरो। और रमा एकदम उठ खड़ी हुई। बातें शुरू हुई तो भूल ही गई कि कुंदन खाने की मेज पर बैठा है और वह खाना बीच में ही छोड़कर आई है। अरे आओ ना, तुम औरतों का भी बस एक बार चरखा चल जाए तो खत्म ही नहीं होता। रमा लौट ही रही थी। चरखा? ये क्या बात कर रहे हो? कोई इतने अपनेपन से फोन करे और मैं ठीक से बात भी ना करूं, यह भी कोई बात हुई भला? अच्छा, अब अपना खाना खत्म करो, कुंदन ने कहा। तो रमा बोली, अगर तुम्हारा खाना हो गया है तो तुम उठ जाओ। कुंदन कहता, नहीं, यह कैसे हो सकता है भला? हम साथ ही उठेंगे। खाने के बाद कॉफी लेकर इजी चेयर पर आराम करते हुए कुंदन ने सिगरेट सुलगा ली और गोल गोल छल्लों के रूप में धुआं उगलता रहा। फिर रोज की तरह 5 मिनट के लिए आंखें मूंद ली। रमा अखबार पलटने लगी। अब चले? झटके से कुंदन उठ खड़ा हुआ। कोट उठाया तो तनख्वाह की याद आई। भीतर की जेब से नोट के 2 बंडल निकाले, एक बड़ा और एक छोटा। अरे यह क्या, तनख्वाह आ गई? आज क्या 1 तारीख हो गई है? रमा को आजकल तारीख और दिनों का कुछ ख्याल ही नहीं रहता। ये आया नौकर और खानसामा के हैं, 80 और 100। छोटा बंडल बढ़ाते हुए कुंदन ने कहा। रमा ने बंडल ले लिया। फिर उसने
बड़ा बंडल निकाला और जरा सा झुककर बोला, यह तुम्हारा है, अब जो मुनासिब समझो इस गुलाम को भी पान सिगरेट के लिए थोड़ा बहुत दे देना। और हंस पड़ा। रमा भी मुस्कुरा दी। बाय। और लाल बजरी की सड़क पर तैरती हुई कुंदन की कार रमा को वहीं छोड़कर आगे चली गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए और शुभ रात्रि।